नमस्कार दोस्तों, मैं हिमनंदिनी हिमालयन विलेजेस कल्चर के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आप देखिएगा, अभी मैं हूं ये ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम मुनस्यारी में। मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रहा हूं। आप प्लीज़ देखिएगा, अंदर जाके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। मुनस्यारी से 2-2.5 किलोमीटर नीचे एक रोड है। रोड तो काफ़ी नैरो रोड है। देखिएगा, एंटीक यहाँ पर जो है कलाकृति से बनाए गए ये नक्काशी कैसा दृश्य है। ये हम अंदर चलेंगे म्यूजियम के अंदर। आप बोलो उसमें ना जी, ये देखिएगा। हाँ, ये आपको म्यूजियम के बारे में पूरा विवरण बताया जा रहा है इस वीडियो के साथ साथ। आप ध्यान से सुनिएगा। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। ये म्यूजियम मुनस्यारी विकास खंड, जो अतीत में परगना जोहार के नाम से जाना जाता था, इस जोहार क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जोहारी शौका कहलाए जाते हैं, जिन्हें मंगलोई फीचर के कारण अंग्रेजों ने भोटिया नाम दिया। 1962 से पूर्व सैकड़ों सदियों तक इस क्षेत्र के लोगों का भारत तिब्बत के मध्य विनिमय व्यापार का संबंध रहा था। 1962 में चाइना वॉर के कारण तिब्बत व्यापार बंद हो जाने के पश्चात इस क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में जो परिवर्तन आया है, अतीत के उन सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहालय के रूप में सजोकर हमने रखने का प्रयास। आप कमरे में प्रवेश करते ही 2-250 पूर्व काष्ठ कला के नमूने की खिड़की, दरवाजे तथा झूमर और मट्ठा बनाने का पात्र नलिया से परिचित होते हैं। पास ही पंच धातु से बना पंचदीप है, जिसमें दिया प्रज्वलित किया जाता है। ये रैक नंबर 1 के बारे में विवरण बताया जा रहा है। रैक नंबर 1 में पक्षी की आकृति का सिंदूरदान है, जिसे पिठाक मोर कहते हैं। इसमें रोली चंदन के खोल से माथे पर तिलक लगाते हैं। दही की ठेकी, घी रखने का हरदिया, आटा गूंथने, सब्जी धोने की पाली, ये सब स्थानीय लकड़ी के बने हैं। ईंट की आकृति में ब्रिक टी अर्थात चियादुंग का प्रयोग नमकीन चाय अर्थात बटर टी में होता है। इस चाय में चीनी और दूध की अपेक्षा नमक और घी प्रयुक्त होता है, जो अरुणाचल से लद्दाख तक के उच्च हिमालयी शीत प्रधान क्षेत्र तथा तिब्बत और चीन के लोगों का मुख्य पेय है। आप ये पैदल चरखा देख रहे हैं। स्थानीय भेड़ों के ऊन से तागा तैयार करने का यह आसान। ये देखिएगा, ये महिला जातरा से अनाज की पिसाई करती भेड़ का ऊन है। जी, भेड़ का ऊन है पूरा। भेड़ का ऊन। जी इसका जो धागा होता है ना, जी, इससे कपड़ा बनता है। अच्छा। रैक नंबर 2 में धातु के ऐसे बर्तन रखे हैं जो वर्तमान में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अतीत में दिल्ली से तांबे की और अमृतसर से एल्युमिनियम की केतली लाकर तिब्बत निर्यात किया जाता था। चांदी की परत चढ़ी ये प्याली मुख्यतः दारू पीने के लिए प्रयुक्त होता था।
अन्य छोटी कटोरियों में नमकीन चाय, ज्या पीते और सत्तू खाते थे। सम्मुखी मोटे कपड़े का जो टुकड़ा पड़ा है, ये चूल्हे से गर्म बर्तन नीचे उतारने के काम में आता था। इसे छमतौल कहते हैं। आधुनिक प्रचलित अलग अलग लीटर आयतन के कुकर की भांति अतीत में एक बकरिया से 5-6 बैकर तक के अलग अलग माप की तौली होती थी। दाल और मांस गलाने के लिए कांसे की गोल भट्टू उपयोग में लाया जाता था। रैक के सबसे ऊपर दाल भात परोसने का डाडू बनौला और बड़े बर्तन से घी निकालने का पात्र भूती है। इस छप्पर के अंदर आटा पीसने की चक्की है, जिसे घराट या घट भी कहते हैं। इस घराट के नीचे भूतल पर बने लकड़ी के पहिए वाले चक्र को, जो ऊपर से बहने वाले पानी की तीव्र धार की शक्ति से घूमते हुए इस चक्की के ऊपरी पार्ट को गतिमान करती है। पार्ट पर लगी घोड़ी के हिलने से अनाज से भरा पात्र भी धीमी गति से हिलते हुए पार्ट के मध्य भाग में बने छेद में दाना गिराता रहता है और 2 पार्टों के मध्य से आटा बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया में मानव शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये विलुप्त तो हो चुकी है आज। ये उत्तराखंड की ये जो संस्कृति से जुड़ा एक अहम दिनचर्या, खान पान, आटा बनाने का जो था, रैक नंबर 3 में जो लकड़ी की काली तख्ती पड़ी है, अतीत में इसी तख्ती पर सफेद मिट्टी और नरकुल के कलम से लिखकर कक्षा 2 तक के बच्चों को अक्षर ज्ञान और गिनती का बोध कराया जाता था, जिसे नित्य घास या तवे के कालिक से साफ करना पड़ता था। कागज और स्याही का प्रयोग बच्चे कक्षा 3 से करते थे। बड़ी कक्षाओं में होल्डर और फाउंटेन पेन भी प्रयुक्त होता था। अंग्रेजी लिखने के लिए जी-निब होता था। अतीत में जब चिकित्सा का कोई साधन नहीं था, पेट दर्द होने पर सामने रखे लोहे के सलाखे को आग में रेड हॉट करके नाभि अर्थात दर्द वाले भाग में दाग लगाया जाता था, जिसे ताल घुटन कहते थे। इससे पीड़ा दूर हो जाती थी। इस यंत्र को लोहार सोमवारी अमावस्या के दिन बनाता था। ये आधुनिक एक्यूपंक्चर का स्वरूप था। रैक के ऊपर वाले खाने में महिलाओं के सिर के बाल संवारने की कंघी लिखी कायम है। इससे सिर की जुएं निकालते थे। सम्मुखी काठ का एक बर्तन, जिस पर कंघा, चूड़ी, चरेऊ और खुंदा बंधा है। बर्तन में तेल भरा है। विवाह के दिन दूल्हे के घर से दुल्हन को घर भेजा जाता था। तब दुल्हन का श्रृंगार होता था। आधुनिक श्रृंगार दान की भांति ये पात्र तेल कायू कहलाता था। इस गोल तुमड़ी में बड़े नींबू के रस को पकाकर गाढ़ा रस रखा जाता था, जिसे कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अतीत में जब गिलास, कप, कटोरा नहीं था, अर्घ की आकृति में बने लकड़ी के इस पात्र से जान अर्थात मदिरा पिलाया जाता था। रैक के सबसे नीचे स्टोन कार्विंग किया हुआ बौद्ध मंत्र ओ मने पद्मे होम है। ऐसे शिलालेख लगभग 10-12 शताब्दी पूर्व जोहार में बौद्ध मत होने का प्रतीक है। आपके सम्मुख जोहार की स्थानीय वेशभूषा में 2 महिलाएं खड़ी हैं। कहीं दूर गमन करने के अवसर पर महिलाएं इस त्यालचू डोक में अपने दूध मोहे बच्चे को पीठ पर रखकर ले जाया करती थी। इनके हाथ में नाश्ता रखने का खूंटा है। इनके पूरे नासिका दंड पर लाल रोली लगाना सुहागिन का प्रतीक है। अतीत में अविवाहित नारियां अर्धनासिका दंड और विधवा नारी केवल माथे पर रौली लगाया करती थी। लगभग 50 वर्ष पूर्व तक पहाड़ में मांग में सिंदूर भरने की परंपरा नहीं थी। आपके सम्मुख रैक के ऊपर विभिन्न आकृति के हुक्का चिलम है। अतीत में जब चाय पिलाने की प्रथा नहीं थी, घर में आए मेहमान का हुक्का पिलाकर ही स्वागत किया जाता था। जब से बाजार में गुटखा खैनी का प्रचार हुआ है, हुक्का चिलम अब संग्रहालय की वस्तुएं बन गई।
नंबर 4 में नाप तौल की वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित 1.5 सेर के आयतन का मापक लकड़ी का पात्र नाली, आधे सेर का ख्वाग, पाव भर अर्थात 4 छटांग का मापक बर्तन माणा कहलाता था। जिस खेत में एक नाली बीज पड़ेगा उस खेत का क्षेत्रफल एक नाली निर्धारित होता था। 1 सेर लगभग 850 ग्राम और 1 मीटर 90 इंच होता था। सन 1957 में भारत सरकार ने माप तौल के मापक को मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित किया। ये डिस्टिलेशन सिस्टम से दारू बनाने का उपकरण है। चावल अथवा जौ पकाकर इसमें ईस्ट, जो आटे की सफेद गोल टिकिया बलमा कहलाता है, उसका चूर्ण मिलाने पर 8-10 दिन में फर्मेंटेड हो जाता है, जिसे सेज कहते हैं। इस सेज से स्वतः ही रस निकलने लगता है। वहीं जाण अथवा बियर है। यह जाण हल्का नशा देता है। कुछ दिन तक जाण का सेवन करने के पश्चात शेष अंश को किसी बर्तन में रखकर हल्की आंच में पकाते हैं। बर्तन के ऊपर अर्घ की आकृति में बना पात्र चोखल रखा गया है, जिसके मध्य भाग में उभरा हुआ छेद है। इस छेद से बर्तन का भाप ऊपर उठता है। अर्घ को भी एक चौड़े बर्तन के मध्य गूंथे हुए आटे से इस प्रकार बंद कर दिया जाता है कि भाप बाहर ना निकल पाए। मुख्य पात्र से निकलने वाले भाप को द्रवित करने के लिए सबसे ऊपर रखे पात्र में ठंडा पानी डालते रहने से भाप द्रवित होकर अर्घ की लंबी नली द्वारा पतली धार के रूप में बाहर बहता रहता है, जो शुद्ध दारू कहलाता है। अतीत में जब कांच का बोतल उपलब्ध नहीं था, काष्ठ निर्मित झाकठिया में जाण दारू रखा जाता था। अति शीत प्रधान क्षेत्र होने के कारण अतीत में घर घर जाण दारू बनता था और सभी लोग इसका सेवन करते थे। शासन की ओर से भी इसके बनाने और सेवन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। आपके सम्मुख ऊपर जो वाद्य यंत्र हैं, सामूहिक नृत्य गीत, डुस्का, चांचरी में हुड़का बजाया जाता है। जागर आयोजन के अवसर पर किसी मानव तन में देवी देवता अवतरित करने के उद्देश्य से ओजस्वी लय ताल में गोल वाद्य ढंढोर बजाते हैं। तांबे की लंबी नली, भौंकरी और कांसे का झांझ देवालय की परिक्रमा करने के अवसर पर बजाया जाता है। एक छोटे से वाद्य यंत्र वीणाई अथवा मोचन को मुंह में डालकर जिह्वा के संचालन से बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ऊपर तालिका में 10,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर पाई जाने वाली भेषज प्रजातियों का विवरण दिया गया है। इन भेषज प्रजातियों का प्रायः कंद ही उपयोगी होता है, जो 3 वर्ष में परिपक्व होता है, परंतु कुछ असामाजिक तत्व इन्हें समय से पूर्व ही एकत्र कर इनकी प्रजातियों को समाप्त कर देते हैं। स्थानीय स्तर पर एकत्र जड़ी बूटियां खाड़ी बावली दिल्ली की मंडी भेजी जाती है। विगत कुछ वर्षों से स्थानीय लोग हिमालयी जीरा, थोया, गंधरायन और जिंबू का कृषिकरण करने लगे हैं। जिंबू एक फर्न है जिसके सूखे चूर्ण से दाल में छौंक लगाते हैं। मुंशियारी में उत्पन्न होने वाला तिमूर सर्दी, जुकाम और डाइजेशन के लिए अचूक दवा है। इसके चूर्ण को रोटी के साथ खाते हैं अथवा सूप पिया जाता है। आप पीले कागज में एक कीट का चित्र देख रहे हैं। 12,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर महामई में एक कैटरपिलर पैदा होता है, जिसका प्यूपा उस एल्पाइन रेंज के घास में 1 इंच तक ऊपर उठता है। उस प्यूपा को देखकर स्थानीय लोग उस कैटरपिलर को, जिसे यासा गोम्बो अथवा जैविक नाम कार्डेसिव साइनेंसिस है, एकत्र करते हैं। इस कैटरपिलर का ज्ञान आज से 10 से 15 वर्ष पूर्व चाइना के कुछ एजेंटों द्वारा कराया गया था। वर्तमान में इसका भाव 8 से 10 लाख रुपए प्रति किलो है। शासन प्रशासन द्वारा इस अमूल्य कीट के दोहन और वितरण की स्पष्ट नीति न होने के कारण इसकी प्रजाति के नष्ट होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, जिसकी चिंता न शासन को है, न जीव और वनस्पति वैज्ञानिकों को और न स्थानीय जनता को। हाँ,
दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को तत्काल आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। कल की चिंता किसी को नहीं। तालिका 2 में वेजिटेबल द्वारा नेचुरल कलर निकालकर ऊनी धागा रंगाया गया है। हरण के दाने से काला रंग, गिरमोड़ा के जड़ से पीला रंग, अखरोट के दाने के छिलके से भूरा रंग प्राप्त किया जाता है। यदि आप लोकल डिश का आनंद लेना चाहें तो तालिका 3 में दिखाए गए चित्र के अनुसार सरमोली गांव के होम स्टे लॉज के स्थानीय परिवेश में रहकर अपनी रुचि के अनुसार स्थानीय भोजन खा सकते हैं। एक तालिका में लोकल क्रॉप दिखाया गया है। वर्तमान में मुंशियारी का मुख्य कृषि उत्पादन राजमा और आलू है। कुछ वर्ष पूर्व तक चीना, कौनी, चौलाई, मडुआ और गहद भट्ट की फसल उगाई जाती थी। नंबर 5 में स्थानीय उद्योग से संबंधित उपकरण का संग्रह है। मशीनीकरण तथा वर्तमान में युवाओं और महिलाओं का नौकरी करने की प्रवृत्ति के कारण यहाँ की ये पारंपरिक ऊनी कुटीर उद्योग समाप्ति पर है। अब कुछ ही लोग तिब्बत से आयातित पशम तथा अंगोरा शशक पालकर उससे प्राप्त ऊन से पश्मीना शॉल, स्वेटर, मफलर, मोजा आदि बनाते हुए अपने पारंपरिक उद्योग को बचाए हुए हैं। अतीत में कपड़ा धोने के लिए रीठा और च्यूड़ की फली से प्राप्त खल च्यूड़ी पिन का प्रयोग करते थे। आपके सम्मुख लकड़ी का एक टब पड़ा है। इसमें गुनगुना पानी डालकर पांव से दबाते और मसलते हुए ऊनी कपड़ा, पंखी, शॉल, पश्मीना, कंबल, थुल्मा, पजामा, कोट आदि धो देते। साबुन के रूप में च्यूड़ी पिन का प्रयोग किया जाता था। ऊपर निगाले से बनी विभिन्न आकृति की टोकरियां हैं। सबसे ऊपर धूप में अनाज सुखाने के लिए मोस्टा है। अनाज साफ करने का सूप और बाबिला घास से बना झाड़ू कूची है। अब बाजार में प्लास्टिक और सिंथेटिक वस्तुओं के उपलब्ध होने से ऐसी स्थानीय वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। नीचे नमकीन चाय जिया बनाने का गोल बेलनकार उपकरण टुम्मू है। चाय के पानी में घी और नमक डालकर इस बर्तन में मिक्स किया जाता है। जब आप कक्ष 2 से 6 तक के कमरों का भ्रमण कर वापस आएंगे तो आपको चकमक पत्थर से आग प्रज्वलित करने की विधि से अवगत कराएंगे। आप इस काउंटर से पुस्तकें, फोटो, उत्तराखंड गाइड मैप, लोक संस्कृति पर आधारित सीडी आदि खरीद कर हमें आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। अब आप कमरा नंबर 2 में जाइए। वहां मुख्यतः पुराने मानचित्र, स्थानीय आभूषण, फॉसिल, समुद्री सेल्स तथा विभिन्न राष्ट्रों की करेंसी देख सकते हैं। एक रैक में मल्ला जोहार के कुछ गांवों के चित्र हैं। 1962 के पश्चात जब लोग तिब्बत व्यापार बंद हो जाने के कारण वहां से पलायन कर गए और सीमा पर नियुक्त सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय लोगों के रिक्त पड़े भवनों को तोड़कर इमारती लकड़ी जला दी गई। मिलन गांव के इन खंडहरों को देखकर आप स्वतः ही आश्चर्य करने लग जाएंगे। यदि आप 19वीं शताब्दी के महान अन्वेषक पंडित नैन सिंह और किशन सिंह के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं तो शीशे के फ्रेम में रखे गए अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। उसमें दवाई हाथ धो लेना। अच्छा, इसमें हाँ, केमिकल लगा रखा है सब में। ओह, हाथ धो लेना वहाँ। जी जी जी। क्यों केमिकल क्यों लगा रखा है? खराब नहीं हो गए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जी 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 जी। इसलिए लिखा भी है, हाथ धो लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ।
धन्यवाद दोस्तों, आपका इसको देखने के लिए। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से जो एंटीक चीज़ें हैं जो हमारी विलुप्त हो रही हैं, विशेषतया उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित, मैं कोशिश करूँगा हर जगह जा कर के जो कहीं दिखाई नहीं दे सकती हैं उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा, उनके इतिहास को बताने की कोशिश करूँगा। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आगे इसमें क्या करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।